जब जीवन में अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, तभी से शांति की नई यात्रा प्रारंभ होती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। गुजरात में 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मेक इन इंडिया पहल की बड़ी उपलब्धि के रूप में सुजुकी की पहली वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को झंडी दिखाकर 100 से अधिक देशों के लिए निर्यात के लिए करेंगे रवाना। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामादा राबू का 3 दिवसीय भारत दौरे पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे व्यापक मुद्दों पर बातचीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। गृहमंत्री अमित शाह ने किया 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन। कहा, सदन में प्रतीकात्मक विरोध का भी अपना एक स्थान। विरोध करने के बहाने पूरे सत्र में सदन को चलने ही नहीं देना लोकतंत्र में गलत परंपरा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज समापन सत्र में लेंगे हिस्सा। गगनयान मिशन की तैयारी तेज। इसरो ने किया पहला सफल एयरोड्रॉप टेस्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, गगनयान मिशन आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में नए अध्याय का प्रतीक। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 4 गगन यात्रियों को रक्षा मंत्री ने किया सम्मानित। भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। अंतर्राष्ट्रीय करियर में 103 टेस्ट और 5 वनडे खेले। टेस्ट मैचों में 176 पारियों में 43.61 की औसत से 7195 रन बनाए। 2023 में खेला अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अहमदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में 5400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम लगभग 6 बजे अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में 5400 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में शहरी विकास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे से जुड़े कार्य शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इस दौरान प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल यानी 26 अगस्त को सुबह लगभग 10:30 बजे अहमदाबाद के हंसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे और 100 देशों को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वो उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। वहीं रेलवे क्षेत्र में प्रधानमंत्री लगभग 1400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। इसमें महसाणा पालनपुर रेल लाइन के 65 किलोमीटर हिस्से का डबलिंग कार्य भी शामिल है, जिस पर 530 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जब भी गुजरात में आते हैं तो पूरा गुजरात, अहमदाबाद में आता है तो अहमदाबाद तक सीमित नहीं रहता है। पूरे गुजरात में एक वाइब्रेंसी सी छा जाती है, आ भी जाती है। लोग उत्साह से वो प्रेरित भी हो जाते हैं और 25-26 तारीख को वो गुजरात में आ रहे हैं और 25 तारीख को निकोल में खोडलधाम मंदिर के मैदान के अंदर करीबन 54,000 करोड़ के काम, उसमें केंद्र सरकार के भी काम है और गुजरात सरकार के भी काम है। लोकार्पण भी होंगे, खातमुहूर्त भी होंगे और बाद में वो हांसलपुर बहुचराजी मुकाम में जो मारुति सुजुकी मोटर ने ईवी व्हीकल्स का निर्माण करके 100+ कंट्री में उसका जो निर्यात करने वाले हैं, उसका भी एक कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। मतलब कि गुजरात के अंदर जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ देके जाते हैं और हजारों करोड़ रुपया ये गुजरात के लिए वो देके जा रहे हैं। और ये 2001 से लेके आज तक
गुजरात को उनका नेतृत्व मिला है और वो नेतृत्व भारत ने भी पहचाना है। અને લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સોમવાર તારીખ 25 ઓગસ્ટના રોજ અમદાવાદ આવી રહ્યા છે। માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી ₹5477 કરોડના પ્રજાલક્ષી પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે। ગુજરાતના વિકાસની આ વણથંભી વણઝારમાં જોડાવા વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી અમદાવાદમાં સાંજે 5 વાગે ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ નિકોલ ખાતે સૌ આમંત્રિત છે। આવો વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારતના સંકલ્પને ચરિતાર્થ કરવા પ્રયત્નશીલ બનીએ। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लेगामा मादा राबुका 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका रविवार को दिल्ली पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने उनका स्वागत किया। फिजी के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी सुरुएती राबुका भी हैं। फिजी के नेता के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें फिजी के स्वास्थ्य मंत्री रातू आटोनियो लाल बलावू और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अपनी भारत यात्रा के दौरान फिजी के प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से फिजी के प्रधानमंत्री के लिए लंच का आयोजन होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री राबुका की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री राबुका की ये यात्रा भारत और फिजी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सभी क्षेत्रों में मजबूत करने और अपने लोगों के बीच संबंधों को और गहरा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और राजसदन अयोध्या के मुखिया विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में शोक संदेश में कहा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और राजसदन अयोध्या के मुखिया विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी के देहावसान से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जीवन धार्मिक और सामाजिक कार्यों को समर्पित रहा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों को संबल प्रदान करे। ओम शांति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अध्यक्ष पद की गरिमा और सम्मान बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सरकार और विपक्ष दोनों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सदन की कार्रवाई सदन के नियमों के अनुसार सख्ती से चले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली विधानसभा में आयोजित अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। ये 2 दिवसीय आयोजन वीर विट्ठल भाई पटेल के पहले भारतीय स्पीकर के रूप में चुने जाने की 100वीं वर्षगांठ को समर्पित है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विरोध के नाम पर पूरे सत्र में सदन को चलने न देने की जो परंपरा बनाई जा रही है, उस पर देश की जनता और चुने हुए प्रतिनिधि इनको विचार करना होगा। वाद विवाद चर्चा से होना चाहिए। अपने राजनीतिक हितों के लिए संसद और विधानसभाओं में को चलने ही नहीं देना, ये वाद विवाद नहीं होता है। विरोध संयमपूर्ण होना चाहिए। प्रतीकात्मक विरोध का अपना स्थान है, मगर विरोध करने के बहाने दिनों तक पूरे सत्र तक सदन को चलने नहीं देना, ये जो परंपराएं हो रही है, इस पर देश ने कभी न कभी विचार करना पड़ेगा। देश की जनता ने भी विचार करना पड़ेगा, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने भी विचार करना, क्योंकि जब चर्चा समाप्त हो जाती है तो सदन का देश के विकास में योगदान ही बहुत कम रह जाता है और हमें आज इसको ढंग से देखना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब विधानसभाएं विवेक, विचार और विधान के मूल मंत्र पर चलती हैं। हमें अपने देश के लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए एक निष्पक्ष मंच प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। जब विधानसभा का सदन चलता है तब हमने 3 शब्दों पर बहुत बल देना पड़ेगा: विवेक, विचार और विधान। विवेक से विचार बनता है। विवेक सदन के नियमों, जनता की आकांक्षाएं और पक्ष विपक्ष के द्वारा सरकार के अच्छे पक्ष और बुरे पक्ष को रखने का बैलेंस प्रकार से एक वक्तव्य जो होता है वो विवेकपूर्ण माना जाता है। और ये विवेक, उससे विचार बनता है और विचारों से विधान बनता है, जो विधानसभा का काम है। कोई भी कानून आता है उसका अंततोगत्वा उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए। कोई भी कानून आता है इसका अंततोगत्वा उद्देश्य अपने प्रदेश और देश को सुचारू रूप से चलाना होता है। कोई भी कानून आता है उसका अंतिम उद्देश्य सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी विकास का मॉडल होता है। और कोई भी कानून आता है उसका अंतिम उद्देश्य प्रांतों की, प्रदेशों की आंतरिक सुरक्षा और देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। तो विवेक, विचार और विधान, ये 3 ही चीजों पर विधानसभा का और लोकसभा, राज्यसभा का पूरा काम निर्भर है। और जब ये 3 चीजों का पूरा सम्मान सभापति के द्वारा किया जाता है, तब दल हित से ऊपर उठकर, अपनी पार्टी के हित से ऊपर उठकर विधानसभाएं देश का और प्रदेश का विचार करती है, लोकसभा देश का विचार करती है। दल हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित का विचार ही
हम सबको लोकतंत्र की अंतिम गरिमामय ऊंचाई तक पहुंचाने का एकमात्र रास्ता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान इसरो के पहले अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान का हिस्सा रहे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन पीबी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को सम्मानित किया। इस अवसर पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चारों गगन यात्रियों को देश के रत्न और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का अग्रदूत बताया। अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती उपस्थिति पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज भारत गगनयान जैसे मिशन के लिए भी पूरी तरह तैयार है। मैं इसे केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता हूं, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत का नया अध्याय है। आज का भारत अर्थ के सरफेस से ऊपर की दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहा है और आज जब हम भारत की स्पेस जर्नी की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन केवल स्पेस में उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं है। आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज भारत गगनयान जैसे मिशंस के लिए भी पूरी तरह तैयार है। साथियों, मैं इसे केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का वह नया अध्याय है जहां हम विश्व की बड़ी स्पेस पावर्स के बीच पूरे गर्व के साथ खड़े हो रहे हैं। साथियों, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल लैबोरेटरीज और लॉन्च व्हीकल्स तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं और वैश्विक दृष्टि का एक प्रतीक है। चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक हमने यह सिद्ध किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद इच्छा शक्ति यदि असीमित हो तो कोई भी लक्ष्य हमारे सामने स्वाभाविक रूप से छोटा पड़ जाता है। साथियों, भारत का विजन स्पष्ट है। भारत स्पेस को केवल रिसर्च के क्षेत्र के रूप में नहीं देखता है, बल्कि हम इसे आने वाले कल की इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनर्जी और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के रूप में भी देखते हैं। इस स्पेस से प्राप्त टेक्नोलॉजीज, चाहे वह संचार उपग्रहों, मौसम की निगरानी से संबंधित हो या प्राकृतिक आपदाओं से निपटना हो, आज भारत के गांव-गांव और खेत-खेत तक वह अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आने वाले समय में स्पेस माइनिंग, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और प्लैनेटरी रिसोर्सेज भी मानव सभ्यता की दिशा बदल देंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए इस यात्रा में भारत पीछे नहीं रह सकता। हमें आगे बढ़ना है, हमें नेतृत्व करना है और यही कारण है कि आज हम अपने उन नायकों का अभिनंदन कर रहे हैं जो केवल अंतरिक्ष यात्री ही नहीं बल्कि इस राष्ट्रीय स्वप्न के अग्रदूत हैं। भारत ने ओडिशा तट से एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली का ये परीक्षण 23 अगस्त को दोपहर 12:30 पर ओडिशा तट से किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से इस प्रणाली को तैयार किया है। इसके सफल परीक्षण के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास आधुनिक और बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली मौजूद है। IAWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें पूरी तरह से स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और एक हाई पावर लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल है। एयर डिफेंस वेपन सिस्टम दुश्मन देश की तरफ से एक साथ छोड़े गए कई ड्रोन हमलों के खिलाफ रक्षा कवच बनेगा और उन हमलों को नाकाम कर देगा। ये प्रणाली व्यापक वायु रक्षा प्रदान करने के लिए रडार, लॉन्चर, टारगेटिंग और
गाइडेंस सिस्टम, मिसाइल और कमांड और कंट्रोल यूनिट को एक साथ लेकर काम करती है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक चेतेश्वर पुजारा ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। पुजारा ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने संन्यास की घोषणा की। चेतेश्वर पुजारा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में भारत के लिए 103 टेस्ट मैचों में 43.60 की औसत से 7,195 रन बनाए और कई यादगार पारियां खेली। इसमें 19 शतक, 35 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 206 रन का रहा। वहीं वनडे में उन्होंने 39.24 की औसत से रन बनाए। इसके अलावा पुजारा आईपीएल में 30 मैच खेल चुके हैं। इसकी 22 पारियों में उन्होंने 99.75 के स्ट्राइक रेट से 390 रन बनाए। इसमें एक अर्धशतक शामिल है। संसद से ऑनलाइन खेल संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित हो चुका है। ये विधेयक ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाता है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी से जुड़े एक विशेष वीडियो के साथ। आप इस वीडियो का आनंद उठाएं। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की युवा पीढ़ी और मध्यम वर्गीय परिवारों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी प्रतिबद्धता की सबसे बड़ी मिसाल है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025, जो अब संसद में पारित हो चुका है। क्या आप जानते हैं, मोबाइल या डेस्कटॉप पर खेला जाने वाला हर मनी गेम सिर्फ मनोरंजन मात्र नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह के गंभीर जोखिम भी छिपे हैं। ऑनलाइन गेम्स के नाम पर कई बार युवा और मध्यम वर्गीय परिवार जुए, सट्टेबाजी और धोखाधड़ी का आसान शिकार बन जाते हैं। बच्चों और युवाओं को कुछ जोखिम भरे गेम्स की लत लग जाती है, जिसका असर बच्चे के करियर और उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन मनी गेमिंग के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के कुछ बड़े मुद्दे भी जुड़े हैं। कि अभी ये बिल पास हो चुका है। वी वुड लव टू थैंक आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो ऐतिहासिक बिल इन्होंने पास किया है, इससे हमारे ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और काफ़ी सारे प्लेयर्स और एंटायर इकोसिस्टम और कम्युनिटी इज एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हिम। ये जो कांस्टेंट बैक एंड फोर्थ होता था, ये जो कंफ्यूजन था कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और ई स्पोर्ट्स में जो डिफ्रेंशिएशन है, ये इस बिल के बाद ये कोई प्रॉब्लम अभी आगे जाके किसी को आएगा नहीं। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल एज एन इंडस्ट्री। भारत सरकार ने ये स्टेप लिया है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। मेरे ख्याल से देर है दुरुस्त वाला स्टेप है। ये बहुत पहले ले लेना चाहिए, ताकि हमारे बहुत से युवा लोग जिन्होंने इस पर पैसा लगाया है, जो इलीगल था, कईयों ने तो सुसाइड भी कर लिया, वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन ये स्टेप लिया बहुत अच्छा लिया। संसद में पारित हो चुके ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को 3 सेगमेंट्स ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स में बांट दिए जाने का प्रावधान है। ई स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय एक विशेष ढांचा तैयार करेगा। ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय यानी कि मेटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी कि MIB ऐसे खेलों को बढ़ावा देंगे, जो शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों, कौशल विकास और सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहित करे। ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया के 2/3 सेगमेंट को इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है। मात्र 1/3 सेगमेंट ऑनलाइन मनी गेम को ही इसके समाज पर व्यापक दुष्प्रभाव को देखते हुए नियमों और नियंत्रण के तहत लाया गया है।
संसद में पारित हो चुके ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के समाज पर होने वाले सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 से ग्लोबल गेमिंग निर्यात, रोजगार और इनोवेशन में देश की भूमिका को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे भारत को अग्रणी क्रिएटिव इकोनॉमी के तौर पर स्थापित करने में मदद मिलेगी। ई स्पोर्ट्स और स्किल आधारित डिजिटल गेम्स के जरिए युवाओं की रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इससे युवाओं के सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। ऑनलाइन मनी गेम्स की धोखाधड़ी भरी दुनिया के लालच और गंभीर दुष्प्रभावों से भारतीय मध्यम वर्ग परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। संसद में पारित हो चुके ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के साथ ही भारत जिम्मेदार गेमिंग इनोवेशन और डिजिटल नीति निर्माण के अग्रणी देश के रूप में दुनिया भर में अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। अब न सिर्फ अवैध जुआ और सट्टेबाजी वाले गेम्स पर रोक लगेगी, बल्कि बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले गेम्स को ब्लॉक भी किया जा सकेगा। साथ ही धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग या आपत्तिजनक कंटेंट पर भी तुरंत एक्शन होगा। सरकार का उद्देश्य साफ है, इंटरनेट को सेफ, सिक्योर और अकाउंटेबल बनाना, ताकि तकनीक लोगों की ताकत बने, न कि कमजोरी। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 एक कदम सुरक्षित और अग्रणी क्रिएटिव इकोनॉमी की ओर।